नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 8 वर्षों को देखें तो नोटबंदी के जरिए काले धन पर लगाम कसना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जीएसटी, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून सरीखे मुद्दों को उठाते हुए भाजपा ने खूब प्रशंसा बटोरी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इसे विफल सरकार करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आज 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दिया है। साथ ही कांग्रेस ने इस मौके पर नया नारा भी दिया है, 8 साल 8 छल, मोदी सरकार विफल। कांग्रेस पार्टी देश के आंतरिक मोर्चे से लेकर अर्थव्यवस्था तक केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के जरिए घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, एक गाना भी सुना दिया, पर ये नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन। आज 8 साल के बाद तस्वीर साफ है कि मोदी जी आए तो साथ में महंगे दिन रोजगार बिन लेकर आए। ना किसानों की आमदनी लेकर आए 2 गुना, बल्कि उन्हें दर्द दिया 100 गुना। मोदी जी आए साथ में मंदी के दिन व्यापार बिन लेकर आए। मोदी जी आए चीन को भारत की सरहदें पार और व्यापार की हदें पार कराते लाए। यही सच है। अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है। कांग्रेस मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर घेर रही है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को जुमलों की सरकार करार दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सुशासन सेवा, गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कार्यकाल की शपथ को 8 साल हो चुके हैं, यानी कि 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते अपना कार्यकाल संभाला था। और उसके बाद दूसरा कार्यकाल उसकी भी कहें तो 30 मई को उनका जो कार्यकाल है उसके 3 साल पूरे होंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 8 साल का जो सफर है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस निशाना साध रही है और निशाने में वो कह रही है कि 8 छल है। वो 8 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। परिवारवाद पर उन्होंने अपना हमला बोला है जब वो अपने प्रधानमंत्री निवास योजना के फ्लैट्स को समर्पित कर रहे थे तब। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं और मुराद अली भाजपा से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। छल क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि 8 साल का समय छल भरा रहा है? योगेंद्र जी, अगर इस पूरे 8 साल के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे और जिस तरीके से 2012 के अंदर इस देश के अंदर जो महंगाई को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं या बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि महंगाई ने इस देश के अंदर सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई इस वक्त जो 60-70 रुपए का जो खाने का तेल, सरसों का तेल होता था, वो आज 250 रुपए के आसपास हो गया। रसोई गैस का सिलेंडर 2014 तक जो 390 रुपए विद सब्सिडी आता था, वो अब करीबन 1050-1053 के आसपास पहुंच गया। कई इलाकों में तो वो 1100 से ऊपर भी है। जो हमारा कमर्शियल सिलेंडर है वो 2300 से ऊपर हो गया है। और आप देखेंगे, चाहे सीएनजी की बात हो, चाहे हमारे रसोई गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर हम दुगने भावों में जो था आज की तुलना में, जो कच्चे तेल के क्रूड के भाव, तब भी हम 70 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दिया। आज करीबन 120 रुपए तक पेट्रोल पहुंचा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी।
और सबसे बड़ी अगर सिलसिलेवार अपन बात करें तो इस देश का 67 सालों के अंदर इस देश ने करीबन 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 67 सालों में 67 ईयर्स में हमने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्जा लिया। और ये तब लिया जबकि इनको पेट्रोल और सस्ते पेट्रोल और डीजल के अंदर करीबन 26 लाख से भी अधिक की आय टैक्सेशन के अंदर हुई थी। तो आप इस चीज को देखिए, 11 लाख करोड़ से अधिक एनपीए कर दिया इन्होंने, मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स का। 5,35,000 करोड़ के बैंक घोटाले हो गए और 27,000 किलोमीटर हाईवे बेच दिया, 25 एयरपोर्ट्स बेच दिए। 45 वर्षों की भीषण महंगाई है, मतलब भीषण बेरोजगारी है, मतलब 45 वर्षों में सबसे सर्वाधिक महंगाई है। आज मतलब थोक महंगाई की बात करें चाहे खुदरा महंगाई की बात करें, 60 लाख एमएसएमई तालाबंदी हो गए, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 84% आबादी की आय घट गई। तो आप देखिए योगेंद्र जी की वास्तव में अगर इसको भी अपन इसको किस तरीके से जस्टिफाई करें, प्रधानमंत्री मोदी का जो 8 साल का कार्यकाल रहा, जो पूरा का पूरा इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला, इस आम आदमी को तहस नहस करने वाला, जो आदमी यूपीए शासन के दौरान जो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा के लोअर मिडिल क्लास के अंदर शामिल किया, वही इनके इस काल में करीबन 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। 84% लोगों की आय घट गई। और आय बढ़ी किसकी आप देखिए, मतलब 27 रुपया रोजाना कमाने वालों को ये क्या समझते हैं, किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके आए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा राजेंद्र जी यहाँ पे जी कि ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हुआ क्या? देखिए आप पे आरोप जब से लगा रहे हैं, नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद में ट्रिपल तलाक को लेकर के कहा कि ये दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिजल्ट बीजेपी गेन करती जा रही है, यानी कि स्टेप जो उठाए हुए पब्लिक उन्हें लाइक कर रही है। नहीं योगेंद्र जी, ये इसको अपन इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि जो चुनावी जीत है या चुनाव के अंदर जो राज्यों के अंदर और खासकर जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जिस तरीके से इनको जीत हुई, तो आपने देखा होगा कि उससे पहले आप इनको लगभग 137 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो भाव कम हो रहे थे या ज्यादा हो रहे थे, उसके बावजूद भी इन्होंने 137 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ाए, रसोई गैस के भाव नहीं बढ़ाए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। इनको सामने देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहा था, तो इन्होंने उस वक्त जनता के साथ छल किया। आपने देखा होगा उस वक्त भी हम सुन रहे थे कि जो खाद्य सुरक्षा का या जो मुफ्त जो अनाज है वो भी बंद होने वाला था, लेकिन इनको दिख रहा था कि यूपी का चुनाव है, तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं, मतलब जनता के साथ धोखा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि अब राशन कार्ड के लिए भी मतलब 10,000 की आय। अरे भाई आप क्या जनता को क्या समझते हैं, मतलब आज जो भी आदमी कमा रहा है, मिनिमम भी आज अगर वेजेस की बात करें तो आदमी की आय 10,000 रुपया तो एक आदमी की हो सकती है, और पारिवारिक आय तो और भी उससे कहीं ज्यादा होती है। तो आप इस चीज को देखिए, जनता के साथ इन्होंने लगातार छल किया और जेन केन प्रकरण ये लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके ये चुनाव जीत जाते हैं। और चुनाव जीतने से क्या इनको लूटने का लाइसेंस मिल जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इनको लूटने का लाइसेंस मिल जाता है? और अब ये अपनी पीठ थपथपा रहे, नहीं साहब हमारे फैसलों पर जनता ने मोहर लगाई। अरे आपके फैसलों पर मोहर नहीं लगाई, ये आपने जो एजेंडा डाला, आप महंगाई पे चुनाव नहीं लड़ते, आप बेरोजगारी पे चुनाव नहीं लड़ते, आप संसाधनों की बिक्री पे चुनाव नहीं लड़ते, आप पीएसयू बेच रहे हैं, आप किसानों के साथ में पूरा वो कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, महिलाओं के मुद्दे हो चाहे तमाम मुद्दों के अंदर इन्होंने, सरकार ने पूरी तरीके से, हम तो यही कहते हैं कि 8 साल का सच और भाजपा विफल, मतलब 8 साल की सच्चाई देश को जाननी चाहिए और इस भाजपा की विफलता को हम पूरे देश के सामने पूरी तरीके से उजागर करेंगे। और ये पूरा जो बार बार घूम के ये कहते हैं कि नहीं साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप ये बताइए जनता के लिए आपने क्या किया? आम आदमी की जेब में क्या गया? आम आदमी को रोजगार में क्या मिला? आम आदमी को निवाले में क्या मिला? आज किसी भी चीज की, आज चाहे निर्माण सामग्री की बात हो, एफएमसीजी गुड्स की बात हो, चाहे हमारे मतलब जो भी तरीके की हमारे घर के उपयोग की जितनी भी चीजें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात हो, टोल की बात हो, चाहे बैंकों के अंदर हमारे जमा की बात हो, बैंकों का हमारा जमा सुरक्षित नहीं है, हमारे को तमाम तरीके के शुल्क देने पड़ते हैं हमारे खुद के जमा पे, हमारा ब्याज लगातार घटाया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर इस देश की जनता को जागने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में जनता के सामने मोदी सरकार की विफलता को लेकर जाएगी और जो भ्रामक प्रचार करके जो झूठे वादे उन्होंने किए थे, उन वादों पे उनकी पोल खोलेगी और उसके साथ में उनकी विफलता। राजेंद्र जी आपको लगता है कि वो दिन आएगा? बिल्कुल आएगा जी।
क्योंकि ये दिन निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि आप किसी भी देश की जनता को बहुत लंबे समय तक आप अपने एजेंडा के हिसाब से नहीं चला सकते, धार्मिक रूप से या जातीय रूप से, या मतलब उनको बहलाकर फुसलाकर राष्ट्रवाद के नाम पर। अरे भाई, आप इस चीज को देखिए, देश के आदमी को रोजगार चाहिए, भूखे आदमी को रोटी चाहिए। आज हंगर इंडेक्स के अंदर हम दुनिया के अंदर सबसे पिछड़े हुए, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, चाहे हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, उसमें हम बिल्कुल पिछड़ गए। तो ये तमाम बातें हैं जो इस देश की छवि को पूरी तरीके से खराब कर रही है दुनिया के अंदर। जो एक हमारी इतनी मजबूत इकोनॉमी हुआ करती थी, आज हमारी इकोनॉमी हमारे पड़ोसी देशों से भी बुरी हालत में है। तो इस पे भी हमें सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। चलिए, तो नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल का सफर जो रहा है 2014 26 मई, यानी कि तब से अगर ये सिलसिला शुरू किया, 282 पहली बार इन्हें सीट मिली 2014 में और 303 सीट मिली 2019 में। तो यानी कि मोदी गेन करके गए अपनी लोकप्रियता में, कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, वो डाउन नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस का मामला है कि छल है मोदी साहब का, इससे पर्दा जरूर उठेगा, ये कांग्रेस का आरोप है। इन्होंने कहा भी है कि छल करके और जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है। तो इस लिहाज से कांग्रेस का भरोसा है, कांग्रेस को लगता भी है कि वो दिन जरूर आएगा जब इस छल से पर्दा उठेगा। लेकिन राजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि एक भरोसा है आप लोगों को कि हम मेहनत जो कर रहे हैं वो रंग लाएगी और एक रोज ये जो छल है उससे पर्दा उठेगा। ये आपका आरोप है कि छल है ये। लेकिन जनता अभी भी, जहां चुनाव भी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 4 पे भाजपा ने अपना कब्जा किया। कांग्रेस लगातार अपना वजूद खोती जा रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ये लिमिट होती है, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास में इस वक्त 2 राज्य हैं और अगर वहां से भी सरकार अगर चली जाती है, तो उसके बाद में कांग्रेस का ये कहना है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है कि हम कांग्रेस से मुक्त करके, उनकी नीतियों से मुक्त करके और हम दम लेंगे, ये बीजेपी का साफ कहना है। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी जो राजनीतिक दल है उसकी न तो लोकतंत्र में रुचि है और न ही इनकी मतलब संवैधानिक संस्थानों में। आपने ये देखा कि भाई, और मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इन्होंने जिस तरीके से, आपने देखा होगा, इन्होंने करीबन अपने राजनीतिक दल के रूप में इन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक का वो कर लिया। सभी राज्यों में इन्होंने अपने चुनाव कार्यालय बना दिए, आलीशान 7 मतलब सितारा अपना राष्ट्रीय कार्यालय बना लिया। आज आप देखिए इनके मंत्रियों की आय बढ़ गई और चंद 142 जो लोग हैं उनके अच्छे दिन आए। इस देश की 140 करोड़ जनता, उनके अच्छे दिन। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि 2014 में इन्होंने जो वादे किए, 2019 के अंदर इन्होंने वादे, 2014 के अंदर ही महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बना के आए और 2019 के अंदर महंगाई को साथ साथ उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाई। मुझे बताइए, 2014 के अंदर जो वादे किए थे उसमें से क्या एक आदमी को भी ये सजा दिलवा पाए? इन्होंने कोई भी महंगाई कम की क्या? आज उन्हीं बातों पे बात की जानी चाहिए। और 2019 का जो चुनाव था, उन्होंने मतलब महंगाई के मुद्दे पे नहीं लड़ा, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं लड़ा। अगर मुद्दों पे चुनाव होगा, जनता के सामने मुद्दों पे बात होगी, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए ये बार बार दंगा फैलाते हैं, मतलब नैरेटिव सेट करते हैं। ये नैरेटिव जो नेगेटिव नैरेटिव है, इस नैरेटिव की वजह से इस देश के अंदर जो स्थिति बनी है, उसकी वजह से आज बेरोजगार बुरी तरह से परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, आज बुजुर्ग परेशान है। किसी भी वर्ग से आप बात करके देख लीजिए, आज हमारी थाली में निवाले मतलब रोटी नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है, सब्जी है तो फल नहीं है। तो राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, लौट रहा हूं। अभी मुराद अली जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। मुराद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को कांग्रेस कह रही है कि छल भरा और कपटपूर्ण कार्यकाल रहा है। आज नहीं कल जनता के समझ में आएगी, तब पता चलेगा। ऐसा है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र जी भाई साहब जो फरमा रहे हैं, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। आप इस बात को ऐसे देखिए कि 2014 के बाद में भारत की राजनीति में एक बहुत महान और आमूलचूल परिवर्तन होता है। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बनते हैं, उसके बाद में गरीब को गणेश मानकर काम किया गया और गरीब के कल्याण के लिए अनेकों ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई जो भारत के इतिहास में यादगार रहेगी। आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना को देख लीजिए। आप एक सर्वे के माध्यम से भी ये चीज आई कि भारत की महिलाओं को चूल्हे के और धुएं की वजह से आंखों की तकलीफें बढ़ी थी,
घरों में चूल्हे नहीं थे, लकड़ियां जलाकर काम चलाया जाता था, प्रदूषण भी होता था। उज्ज्वला गैस के माध्यम से लाखों महिलाओं के घरों में निःशुल्क भारत सरकार की ओर से गैस का सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को देख लीजिए, आप ट्रिपल तलाक की बात को इस कल्याणकारी योजना में मानिए कि एक तरफ जहां पर एक मुस्लिम महिला को कभी भी फोन पे भी टेलीफोन पे भी एक तलाक के माध्यम से उसे छोड़ दिया जाता था, आज उस मुस्लिम महिला के दर्द को समझा पहली बार, और पहली बार ट्रिपल तलाक को अवैध करार दिया, एक्ट बना और 3/4 की धारा अस्तित्व में आई। उसके बाद में देखिए ट्रिपल तलाक के कानून के बाद में ये ऐसे मुकदमे, ऐसी संख्याएं घटी है, उन महिलाओं को सम्मान मिला। उसके बाद आप देख लीजिए धारा 370 का जो प्रकरण था, धारा 370 का भारत के इतिहास में कभी कोई तोड़ नहीं निकला, इतनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ धारा 370 को जम्मू कश्मीर में खत्म किया गया, अनुच्छेद 35 को खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के रूप में एक मुख्य धारा में जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का काम किया और बहुत बेहतरी के साथ उनके विकास का काम किया। इसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उलझा हुआ था, पूरा लिटिगेशन में था और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी हर दम हिंदू और मुसलमान का खेल खेलती आई थी, लेकिन जिस शांति से सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे को स्वीकार किया भारत की जनता ने, 135 करोड़ लोगों ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और इस सुप्रीम कोर्ट में जो आस्था व्यक्त की, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हो सकता था। जी राजेंद्र जी, सुना भी आपने, मुराद अली साहब कह रहे हैं कि ये ऐसे काम है जिनको जनता नहीं भूल सकती और यही बड़ी वजह है कि जहां चुनाव होते हैं बीजेपी गेन करती है। ये बीजेपी का दावा है कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो वो लोग वोट क्यों दे रहे हैं हमें। ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने सिलसिलेवार जो योजनाएं बताई, उज्ज्वला योजना की बात मैं बता दूं तो उज्ज्वला योजना 70% रूप से फेल हुई। पहला सिलेंडर जो सरकार ने मुफ्त दिया, उसके बाद में 70% लोगों ने, 80% लोगों ने दूसरा सिलेंडर भरवाया नहीं। आप इस चीज की वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे राजस्थान से किसी भी स्टेट से वेरीफाई कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना पूरी तरीके से फेल, क्योंकि जिस वक्त 390 रुपए का सिलेंडर होता था तब भी वो दूसरा सिलेंडर भराने की हैसियत नहीं रखते थे। उसके बाद में जब इन्होंने 1050 से ऊपर का सिलेंडर कर दिया तो किसी को भराने की, उन्होंने उस सिलेंडर को स्टैंड के रूप में यूज किया और उसका कुछ भी काम नहीं किया। दूसरा इन्होंने मुद्रा योजना का बताया, तो मुद्रा योजना के अंदर जो भी चीजें हुई उसमें किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। धारा 370 के बारे में ये हमारे मित्र बता रहे हैं, मैं पूछता हूं कि धारा 370, ये बार बार एक बात कहते थे कि वहां की 370 हटने के बाद वहां की लड़कियों के साथ शादी करने लग जाएंगे कोई भी जाके, और कोई भी जाके जमीन खरीद लेगा। मैं पूछता हूं कि किन लोगों ने वहां पर जमीन खरीदी। आज भी कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों को वहां की जो बड़ी लैंड देने के अलावा इसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। जनता का, देश की जनता का उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके के प्रावधान जो कि जमीन खरीदने के हैं कई सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, तो इसको बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ। राम मंदिर की बात करते तो राम मंदिर तो कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोर्ट के फैसले का वो नहीं किया। और जो कोर्ट का फैसला है इसमें इनका क्या रोल है? इसमें कोर्ट ने फैसला दिया, हमारा जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, संवैधानिक संस्थान है, तो उसके ऊपर इनका क्या योगदान है? तो ये तमाम बातें मैं फिर उसके साथ में ये कहना चाहता हूं, इन्होंने अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब इनसे ये सवाल पूछिए कि आपने महंगाई के लिए क्या किया? जो मतलब 70 रुपए का पेट्रोल होता था, जब $120 प्रति बैरल के जब भाव होते थे, उस वक्त 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था और 59 रुपए का डीजल मिलता था। मैं पूरी बात कर दूं, गैस सिलेंडर 390 का आता था, विद सब्सिडी आता था, अब 1050 से ऊपर का हो गया। सीएनजी गैस आपकी 35 रुपए होती थी, जो आज 75 और 85-87 रुपए हो गया। आपके जयपुर के अंदर तो वो करीबन 87 रुपए के आसपास है। तो आज जिस तरीके से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है इनके अंदर, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है, चाहे हमारे खाद्य सामग्री है, चाहे हमारी निर्माण सामग्री है, चाहे हमारे घरेलू उपयोग की चीजें, एफएमसीजी गुड्स हैं, वो सारी की सारी चीजें महंगी हो गई। और टैक्सेशन की जहां तक बात हो, मतलब पूरा कोरोना काल के अंदर सरकार ने जनता को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो दवाइयों के ऊपर भी जीएसटी वसूली, जीएसटी के अंदर राज्य को खत्म कर दिया। और लौटूंगा आपके पास, राजेंद्र जी लौटूंगा अभी आपके पास में। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ में। शास्त्री साहब, इस 8 साल के कार्यकाल को, मोदी साहब के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए,
मोदी जी का ये जो 8 साल का कार्यकाल है, ये एक देश की दर्दनाक कहानी है, जिसके ऊपर आज के दिन देश की जनता कोई सवाल जो है वो करने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक हालात जिस कदर बिगड़े हैं और उसमें लोगों की रोजी रोटी, महंगाई, आपके कारोबार, आपके नौकरियां, सरकारी डिपार्टमेंट्स का ह्रास, सरकारी लूट, ये इस कदर बढ़े हैं कि हमारी स्थिति आज के दिन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से भी बुरी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीलंका में तो हालांकि ये हमारी जैसी राजनीति करके अब वो बर्बाद हो गया है और अब हम उस क्रम में पहुंच चुके हैं। इसी 8 साल का परिणाम है ही है कि हम दूसरी श्रीलंका होने जा रहे हैं। चाइना ने देखिए आपके बॉर्डर को खा लिया है पूरा। जो 10 किलोमीटर का एरिया था जिस पर भारतीय सेना जो है पेट्रोलिंग करती थी, वो चुपचाप चाइना ने कब्जा लिया है और हिंदुस्तान की सरकार उस पर बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। और जो देश के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। एक भी इनकी योजनाएं 8 साल में, जिस दिन मोदी जी आए थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब तमाम तरह के स्लोगन्स कहाँ गए, कोई उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। आज के दिन सारी इकोनॉमी चाइना के हाथ में हिंदुस्तान की गिरवी रख दी गई है। आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। आप वहां से माल लाइए, यहाँ पर ये जनता को बेच दीजिए और हिंदू मुसलमान करिए। ये 8 साल की कहानी है, इसके सिवाय आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब जो आगे जो होने जा रहा है, ये 8 साल का ही परिणाम है कि देश में अराजक स्थिति बनती जा रही है, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति अभी तक सरकार ने बना रखी है, ये कब कंट्रोल से बाहर होगी कोई नहीं जानता। मैं जवाब दिलवाता हूँ। मुराद अली जी, अभी आपने सुना जी कि ये बड़ा दर्दनाक समय निकला है जनता का। कोई ऐसी योजना नहीं है जिस पे हम चर्चा कर सकें, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। कांग्रेस का आपने सुना ही था अभी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसी जमाने में जो काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किया करती थी, अब वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के राज में देखा हमने किस तरीके से इन्होंने शाहीन बाग चलवाए, किस तरीके से उन्होंने अपने ये फिर वही हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर सकते, वहाँ पर बिजली की बात नहीं कर सकते, वहाँ पानी की बात नहीं कर सकते। शाहीन बाग का क्या मतलब है यहाँ? आपकी दिल्ली सरकार के पार्षद रहे मोहम्मद ताहिर, आपके यहाँ चार्ज लगा उन पे जेसी में है, आपके उनकी छतों पे पेट्रोल के बम बरामद हुए, आपने हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ा। आपका अभी 2 दिन जुम्मा 2 दिन हुआ है आपके पंजाब में, आपके मंत्री ट्रेप होते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। गलत, मैं इस पर ऑब्जेक्शन करूंगा जी। आप लोगों को नजीर के रूप में फॉलो करना चाहिए जी। इनके सब चोर ये शास्त्री साहब, मेरा देखिए कोई ताल्लुक नहीं, अगर सीएम ने अगर मुख्यमंत्री ने किसी मंत्री को बर्खास्त किया या हटाया, ये इस बात की तारीफ करने लायक हो सकती है, लेकिन उस मंत्री का करप्शन करना चाहिए, उसको अरेस्ट करवाया। लेकिन सुनिए मुराद अली जी, एक सेकंड, मुझे एक चीज बताइए जी। हिंदुस्तान में कोई हिम्मत करेगा? मैं तो कहूंगा कि एक नई नजीर के रूप में आप लोगों को देखना चाहिए कि खुद के मंत्री को पहले बर्खास्त किया और उसके बाद में अरेस्ट करवा दिया है। तो सास किसी में इतना है आप लोगों में? देखिए किसी में है सास? ये कोई पार्टी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। क्या परिस्थिति है? परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपका मंत्री अगर इस तरीके की हरकत और उस तरीके के उसमें काम में पाया जाता है तो आपके नैतिक दायित्व बनता है मुख्यमंत्री का। नहीं, फिर आप कह रहे हो कि नहीं, आप कह रहे हो कि जुम्मा 2 दिन हुए मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त। बिल्कुल भ्रष्टाचार तो एप्रिशिएट करिए, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि वास्तव में हिंदुस्तान में जो गंदगी है साफ ऐसे ही होगी। लेकिन ऐसा है, उनके मंत्रियों को किस पैरामीटर से आप मंत्री बनाए हैं, मैं माफी चाहूंगा, मेरा एजेंडा ये नहीं है। सुनिए आप मुद्दे पे लौटिए। मैं 8 साल मोदी सरकार पे चर्चा करूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं जाना चाहता, आप उस पे आइए। ना कांग्रेस को हजम होंगे, ना आम आदमी पार्टी को हजम होंगे, पूरे विपक्ष को हजम नहीं हो सकते। इतनी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना वो देखने को मिली, वो मोदी जी के राज में देखने को मिली। पूरे देश में उसके बाद आपका अन्न योजना,
हर घर में नल और नल में जल, ठीक है, इन योजनाओं का जो जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, जो जनता की बेसिक आवश्यकताएं हैं, मुराद भाई, जो ये योजनाएं भारत सरकार की कहाँ है? भारत सरकार नल और जल ऐसा है, राजस्थान में कहाँ है? आप राजस्थान में बैठे हो, जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की एक योजना नहीं है पानी की। आपके प्रोजेक्ट में भी 60,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने अभी जलदाय मंत्री जी ने दिया, ठीक है, तो वो आपकी वो योजना नहीं है क्या? इस तरीके से पैसा चलिए, नहीं मैं जा रहा? एक बात जरूर जानना तो चाहूंगा, ये- जो भविष्य की चिंता है, मेरी भी जी, चिंता, आपकी भी जी, चिंता जी। है, आप राजनीतिक दलों में तो रहिए आप, लेकिन जी। पहले इस देश के नागरिक हैं। मुझे एक चीज बताइए कि बहुत अच्छा लगा था मुझे कि मोदी साहब ने कहा था कि नदियों को जोड़ने से, एक बार बताइए इतना बड़ा क्या प्रोजेक्ट हो गया कि 8 साल में आप नदियों को नहीं जोड़ पाए अभी तक भी? देखिए, कोई व्यवस्था जो है अगर शुरू से बिगड़ी हुई हो, उसे बनाने में समय लगता है। 5 साल तो आप लोगों के केवल उसको बिगाड़ने से सही यही सुधारने में कहानी लग गए। चलती रहेगी जिंदगी भर, ये हिंदू मुसलमान चलता रहेगा और समय लगता है। जोड़ने सुनिए, का सुनिए, प्रोजेक्ट हाँ। बाकायदा चल रहा है, सांसदों की कमेटी बनाई है, सांसदों की कमेटी उसका पूरा फीडबैक लेके उसका अपना 8 साल प्रपोजल में, देगी। 8 साल में नहीं, समय लगता है, एक आध दिन में तो हो नहीं सकती। 70 साल कांग्रेस ने देश तो को मतलब 70 साल तक नोचा आप है। लोग करेंगे। सुनिए सर, जी। जनता ने आपको तभी बैठा है ना जी, आप 8 साल में भी केवल 70 साल ही गाते रहेंगे, नहीं गाएंगे। तो फिर आप 2014 के बाद आप नहीं, 2014 के बाद भारत एक नया दौर देख रहा है। हाँ, दौर पूरे तो देख विश्व रहा है, में- बहुत ही पूरे दर्दनाक विश्व है में वो। भारत की पहचान एक अलग रूप में सर, हुई मैं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जी। आपको नहीं लगता है कि पानी भविष्य की जरूरत है और वर्तमान की तो बहुत ही बड़ी जरूरत ब्लू है? डायमंड है, तो बिल्कुल फिर ब्लू कब डायमंड। आएगा पानी नदियों का? 8 साल तो आप लोगों ने निकाल दिए, अभी आपको लगता है आप संतुष्ट हैं इस? हाँ, बिल्कुल। हम क्या संतुष्ट है मुझे बता दीजिए, आप एक हिंदुस्तान के नागरिक के नाते सोच के बताइए मुझे कि आप संतुष्ट है कि 8 साल में बिल्कुल जो कुछ कर दिया नदियों को जोड़ने? मुझे देखिए और एजेंडे से मतलब नहीं है कि नोटबंदी में क्या हुआ, कि जीएसटी में कोई पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं मैं, एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के नागरिक के नाते पूछना चाहता हूं, आप लोग अभी भी 8 साल के बाद भी 70 साल 65 साल 70 साल में आप लोगों का भी वक्त है उसमें, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी वक्त है उसमें, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं कई बार। फिर आप कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा ये जो 55-56 साल ही होते, फिर 55-56 साल बोलते हैं। तो सर आप ये बताइए कि 8 साल तक आप यही कहते रहेंगे कि अभी तो हम कमेटी बनाए हैं, उसका इंतजार करेंगे, कांग्रेस ने 70 साल वो किया? अरे तो सर, जिस लूट का या आप करप्शन का जिक्र कर रहे हो, तभी तो जनता ने आपको बैठाया है यहाँ पे। अभी भी आप उसी की दुआई देते रहेंगे कि उन्होंने इतना वक्त ये किया था, तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान की जनता ये मान के चले कि पहले के 56-70 जो भी साल हैं वो कांग्रेस ने ऐसे ही निकाले, एटलीस्ट आपको भी वैसे ही निकालने दे, और उसके बाद में कुछ विचार करोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कल्याणकारी योजनाएं उनको अमली जामा पहनाया गया है इस कार्यकाल में। 2014 के बाद में आप चाहे विपक्ष के रूप में आप सरकार की बुराई कर सकते हैं, लेकिन जो आम जन है उससे आप पूछिए, और वो आम जन जो है हमें वोट के रूप में अपना जो है फीडबैक दे रहा है। हमारी सरकारें, हमारे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद निरंतर रूप से जो है विपक्ष हमारे आगे कहीं भी टिक नहीं पा रहा है। आम जन उस योजना का फायदा ले रहा है। आम जन जब उस योजना का लाभ ले रहा है तो वोट के रूप में हमें तब्दील कर रहा है। तो इसलिए जहां पे विकास की बात है वहां विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे हम जीत के आ रहे हैं। और देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हालत तो आप देख ही रहे हैं, टूटती हुई दीवार हो रही है। जगह जगह जो है इनके नेता जो है पार्टियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इनकी सरकारें जा रही है, तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। ये जनता भी कर रही है। अगर इन्होंने वाकई में कोई अच्छा काम किया होता, इनके कोई अच्छे विकास के काम होते, तो जनता इन्हें चुनती, इन्हें मौका देती। जी चलिए, जवाब देंगे राजेंद्र। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद में लगातार, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे आपका माइनिंग सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे सीमेंट सेक्टर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पोर्ट्स हो, सभी पे इन्होंने सिर्फ 2 आदमी का एकाधिकार करने के सिवाय कुछ नहीं किया। आम आदमी पूरी तरीके से परेशान है। 45 करोड़ लोगों ने तो अप्लाई करना छोड़ दिया, नौकरी मांगते नहीं है वो, क्योंकि उनको पता है कि केंद्र की सरकार नौकरी देगी नहीं। दूसरा 12 करोड़ मैंने आपको बेरोजगारों का बता दिया कि इन्होंने नौकरियां छूट गई कोरोना काल के अंदर और पूरे। और इन्होंने जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया, चाहे पेगासस की बात हो, चाहे राफेल की बात हो, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार किए, और ये बुरी तरह से बड़ी बेशर्मी से उनका बचाव करते हैं। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, आप इस चीज को देखिए ना, इस देश के अंदर किसानों का 13 महीने से लंबा आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद भी बेशर्मी से सरकार ने कहा कि नहीं, हमसे बताने में गलती हो गई। आज मोदी जी ने
2014 में भी वादे किए थे, 2019 में भी वादे किए थे। ये आज अपना ब्लूप्रिंट बता दें कि हमने ये वादे पूरे किए। चाहे किसानों की आय दुगनी करने का वादा फरवरी 2022 तक हो, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? मैं कहता हूं किसानों की लागत कई गुना बढ़ गई। डीजल के क्या भाव है, रसोई गैस के क्या भाव है, खाने के तेलों के क्या भाव है, यूरिया के क्या भाव है, कोयला के क्या भाव है। आज कोयला जो 2019 तक 8,000 रुपया प्रति टन था, जो 15,000 के आसपास आ गया। तमाम तरीके की चीजें, और उसमें भी भ्रष्टाचार है। कोल इंडिया को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अपने निजी जो कॉर्पोरेट मित्र हैं उनका फायदा के लिए उनको कोल ब्लॉक दे दिए। तो आप देखिए, मैं कहता हूं चाहे साइलोज की बात हो, चाहे भंडारण की बात हो, चाहे रेलवे के जो हमारी मतलब क्या बोलते हैं गुड्स ट्रेनों की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, हाईवे पूरे मैंने आपको बताए, पोर्ट्स पूरे बताए, एविएशन पूरा सेक्टर दे दिया, मतलब एयर इंडिया को बेच दिया। अरे भाई इन्होंने रखा क्या? एलआईसी इस देश का भविष्य हुआ करता था। योगेंद्र जी, मरने के बाद उस परिवार की मदद होती थी उस एलआईसी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस एलआईसी को खड़ा किया। कुछ करोड़ की लागत से 39 लाख करोड़ की कंपनी बनी थी। उस कंपनी को इन्होंने 5 से 7 लाख की वैल्यूएशन निकाली, 5 से 7 लाख करोड़ की वैल्यूएशन निकाली। अरे इनकी नीयत में खोट है। आपको पता, पवन हंस हेलीकॉप्टर की मैं बात बता दूं, जिस कंपनी के पूरे 10,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स थे, उस कंपनी को खरीदने के लिए कौन सी कंपनी आई? रुचि सोया का एग्जांपल आपके सामने है। 25,000 करोड़ का आसामी बना दिया बाबा रामदेव को। जिस आदमी के पास में एक साइकिल के ऊपर कोयला बेचता था वो आदमी, उस आदमी को, और सिर्फ जो इनको चुनाव में फायदा पहुंचाता तो उसका। आज इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब पूछेगी। जब ये क्योंकि बार बार धर्म के चश्मे के अंदर धर्म की चाशनी लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद करते हैं, कभी अजान हनुमान चालीसा करते हैं। अरे भाई, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। धर्म को सरकारों के लिए मत छोड़िए, धार्मिक लोगों के लिए है। आपको राजेंद्र जी, समय का मैं जवाब दिलवा रहा हूं। मैं देवेंद्र साहब के पास में जाना चाहूंगा, शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, 8 साल में कांग्रेस तो इसे 8 छल के रूप में बता रही है। आप भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, बड़ा दर्दनाक समय रहा। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा कि अगर दर्दनाक वक्त रहा तो 8 साल में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, जिसमें कुछ जगह बीजेपी ने लूज किया होगा, लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो बीजेपी ने गेन किया है। तो कुछ तो ऐसी चीज है कि जनता उनकी मोदी को लाइक कर रही हो, या उनकी योजनाओं को लाइक कर रही हो, या उनके विचारों को लाइक कर रही हो। कुछ तो वजह हम, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हमारे संख्या बल चलता है। देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे समझने की हैं कि जो सरकारें प्रशासन चला नहीं सकती, उनको इस तरह का एजेंडा चलाना होता है जिसके आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़का करके उनको मुख्य मुद्दों से हटा सके। वो इन्होंने लगातार चलाया है, और वो हिंदू मुसलमान का इशू है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, जैसे ही वोटों की स्थिति बनती है, आप कहीं कहीं दंगे फसाद आप देख लेंगे, या फिर इस तरह की बयानबाजी देखेंगे जिससे ये सेंटिमेंट भड़के। तो चुनावों को पूरी तरह से ये प्रभावित करते हैं। 2 तरह की आशंकाएं हैं। एक तो ये तो स्पष्ट है, इसमें तो उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं कि हिंदू मुसलमान किया जाता है और वो एक ही सेक्शन करता है, वो क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का मैनिपुलेशन, यूपी के चुनाव देखिए आप, पंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद जीता नहीं था, और वो पंचायत के परिषद के ऊपर के चुनाव सारे जीत लिए उन्होंने। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन भारतीय जनता पार्टी करती है और जो रूलिंग पार्टी करती है, वो शर्मनाक है। मतलब डेमोक्रेसी नाम पर यह धब्बा है। तो ये 2 तरह की एक तो आशंकाएं हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जरा जवाब दिलवा दूं। बस एक ही लाइन में मैं खत्म कर दूंगा कि देखिए, ऊर्जा और फाइनेंस, 2 सेक्टर्स में इस सरकार ने जिस तरह का ब्लंडर किया, मैं कहता हूं ब्लंडर भी नहीं कहना चाहिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार मचाया, वो इस देश के गर्त में जाने का संकेत है। फाइनेंस में आज के दिन रिजर्व बैंक की हालत खराब है, आप बैंकिंग सिस्टम की हालत खराब है, बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं रह गया एक एवरेज आदमी का, वो पैसे जमा कराए कि नहीं कराए, ये स्थिति है। और दूसरी बात, ऊर्जा, आप कोल इंडिया ले लीजिए, आप पेट्रोलियम डीजल वगैरह का बिजनेस ले लीजिए, उसके अंदर पूरी जनता को सूंघ डाला है। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है, इससे इंडस्ट्री और ट्रेड भी प्रभावित हुआ है। जवाब दिलवाता हूं। मुराद अली साहब, आप पे 2 आरोप लग रहे हैं। एक तो कहा जाता है कि चुनाव केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके, डाइवर्ट करके, भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ करके चुनाव जीतते हैं।
दूसरा सिस्टम को कैप्चर करने का आरोप लगा है एक आप पे। ऐसा है, सिस्टम को कैप्चर करने की जो बात ये कह रहे हैं, दोनों सवालों के मैं जवाब दे देता थोड़ा हूँ। शॉर्ट में, समय जी, ऑलरेडी जी। हो चुका है। हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले सन 1984 के दंगों का आरोप झेलने वाली कांग्रेस पार्टी पहले अपनी गिरबान में झांके। 1984 में जिस तरीके से आप पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का और कत्लेआम का आरोप लगा, आप उससे लेकिन आप नहीं हैं। जस्टिफाई नहीं हो सकते। आरएसएस की भूमिका बता दीजिए मुराद जी। देखिए ऐसा है, 84 के दंगे में आरएसएस की क्या भूमिका थी, आप बता दीजिए। और 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगे हुए, बोलिए। डायरेक्ट नहीं बता रहे ना, आप 84 के दंगे में चलते थे तो 2002 पे भी बात आपको कीजिए, जनता ने और आपको आरएसएस की भूमिका भी बतानी पड़ेगी। 2014 से आपको जनता ने इसीलिए बाहर कर रखा है कि आपने जो अति की, आपके जो अहंकार की भाषा थी, एक तो हमारे कांग्रेस पार्टी जो है अहंकार की बलि चढ़ गई, और आम आदमी पार्टी के जो लोग आप चढ़ेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो मैं दोनों मेरे सवालों को वापस रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास पहला सवाल था हिंदू और मुस्लिम का, मैंने जवाब दिया कि 1984 में आपने सिख विरोधी मुहिम चलाई और खुलेआम कत्लेआम किया। आपके जगदीश टाइटलर वगैरह ये लोग सारे दोषी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आरएसएस कहाँ था उस वक्त, उसकी क्या भूमिका थी, उसकी क्या भूमिका थी? हिंदू मुसलमान तो था ही नहीं। योगेंद्र जी आता हूँ। और हिंदू और मुस्लिम की देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, अब आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। खैर मुबारक हो इनको, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये भारत के प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन ये 30 करोड़ और उसमें रह जाते हैं उलझ के। तो हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी देश प्रेम को लेकर व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इस सिद्धांत पे काम करते हुए काम कर रही है। और आपका जो दूसरा सवाल था योगेंद्र जी भाई साहब, कि सरकारी मशीनरियों का जो दुरुपयोग की आप बात कर रहे थे, देखिए ऐसा नहीं कर रहा, ये आरोप है। जी, जो आपने मेरे सवाल किया, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यहाँ पर रिट का महा घोटाला होता है, ईडी की एंट्री होती है, ये लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बढ़ता है, एसओजी मान रही है 71 लाख रुपए जब्त करती है, और फिर ये कहते हैं ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। ये इत्तेफाक है और ये इनके अपराधों की सजा है। जो ये अपराध करते गए हैं, आज से पहले इन्होंने दबा दिया था, लेकिन इस ईमानदार सरकार में वो अपराध सामने आ गए हैं। तो इसलिए बचने वाले नहीं है, वो अपने आप काम कर रही है वो मशीनरियां, और अपने आप सो मोटो कॉग्निजेंस ले रही है, स्टिंग कर रही है। और इनका जो काला धन जो बरसों से जमा किया हुआ पड़ा है, वो नोटबंदी के माध्यम से भी इनके यहाँ से छिटक गया। ठीक है, तो अब ये इनकी बौखलाहट है योगेंद्र जी। काफी लेट आए, मैं बहुत अच्छा लगता अगर आप समय से ज्वाइन करते, आपको पूरा वक्त भी मैं देता, लेकिन समय की पाबंदी है, हम ध्यान में रखते हैं, रोकना चाहेंगे तमाम अतिथियों को। तो चले, खास खबर में हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की, कौन क्या सोचता है। थोड़े हमारे अतिथि लेट हुए, इस कारण से थोड़ा विलंब करना पड़ा हमें। और चलिए, तमाम अतिथियों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।